बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शहजाद मोहसिन एंड यू आर वाचिंग MSM मेंटर। आज की क्लास में हम एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन एक लॉ है जो कि हर जगह वैलिड रहता है। इस बात को हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में प्रूव किया जब हम लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे थे। हमने कहा था कि लीनियर मोशन के अंदर भी एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने से मुराद यहाँ पर कांस्टेंट रहना है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद हमने जब सर्कुलर मोशन को स्टडी किया तो उसमें भी हमने पढ़ा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको हमने बाकायदा प्रूव किया था। फिर चैप्टर नंबर 6 में हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी हमने इसको प्रूव किया। अब 7 चैप्टर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखना है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है या नहीं। इस बात को हमने प्रूव करना है। अब क्योंकि ये लॉ है, कांस्टेंट तो रहेगी हम, लेकिन किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, बस एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंज होती रहती है। हम दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें भी हम उन दोनों के ही स्टडी करेंगे। एक हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की या तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम दोनों को स्टडी करेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं, लेकिन जब हम इनकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसको हमने किस तरह से प्रूव करना है, इस पूरी तरतीब को हम इन स्टेप को फॉलो करते हुए प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड करेंगे। देखिए इसमें से हम जिसको मर्जी पहले फाइंड कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं जिस तरतीब के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये होगी। आप पहले पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पहले मैक्सिमम को ही फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और लास्ट पे इनकी टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ये इस वक्त अपनी मेन पोजीशन ओ पर मौजूद है, मैस M, और ये किस तरह से हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है इस बात को इससे पहले 1-2 लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, तो यहाँ पर इस डिटेल को मैं नहीं समझाऊंगा, जस्ट हम ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A और A प्राइम है, जिसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ये कर सकता है। उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम x0 कहेंगे। इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो x0 हो सकती है। इस सारी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम ये बात जानते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इसमें जो फोर्स होती है वो kx0 के इक्वल होती है। चलिए मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम सबसे पहले एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर स्टोर होती है, और जो वापस इसको अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। ये बात हमने पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और ये जो फोर्स होती है हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम फाइंड करते हैं, जो कि kx0 के इक्वल होती है। यहाँ पर k जो होता है इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब अगर हम देखें जब बिल्कुल स्टार्टिंग की पोजीशन थी, यानी जिस वक्त हमने फोर्स अप्लाई नहीं की थी, उस वक्त इस मैस के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं था, लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट x0 कर दिया तो उस वक्त इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी मैक्सिमम फोर्स थी, जो कि kx0 के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आ गए। अब इसमें से कौन सी इस्तेमाल करनी है, इस चीज़ के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते होते हैं। तो फोर्स की हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि इस तरह से फाइंड की जाएगी। अब एवरेज वैल्यू फोर्स की 1/2 F के इक्वल है, तो हमें मालूम है कि F जो है वो kx0 के इक्वल है, तो यहाँ पर F की जगह पर हम kx0 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा जो पहला काम था वो हमने यहाँ पर एवरेज फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया है। उसके बाद हम इसमें वर्क डन फाइंड करेंगे। अब हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पर वर्क डन होता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो वहाँ पर भी वर्क होता है। उस वर्क की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो फोर्स होगी वो एवरेज फोर्स होगी। एवरेज फोर्स को हमने अभी कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, एवरेज फोर्स की वैल्यू को। उसके बाद रह जाती है बात डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर ज़रा बात को समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, दोनों में से जिसको मर्जी पहले फाइंड करना चाहें कर सकते हैं।
मैं अगर यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट भी हमने मैक्सिमम लेना है। अभी हमने इस केस में देखा कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नॉट के इक्वल होता है। अगर आप एट एनी इंस्टेंट फाइंड कर रहे होंगे तो उस वक्त जितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, जो जरूरी नहीं कि x नॉट हो, उससे कम भी हो सकता है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने x नॉट लिया है तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क का आंसर 1/2 के x नॉट स्क्वायर के इक्वल आता है। यही जो वर्क है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यूं हम इसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x नॉट स्क्वायर। हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का आंसर यहां पर निकाल लिया। और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से होती है कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट या मेन पोजीशन से कितना दूर है। एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब क्योंकि हमने ये बात एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर की है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने x नॉट मैक्सिमम लिया है, तभी हमने ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड की है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पर x नॉट की जगह पर सिंपल x इज इक्वल टू 0 कह देता। तो क्या मतलब है, मैं बात कर रहा हूं मेन पोजीशन के ऊपर। इस रिलेशन के अंदर अगर मैं 1/2 k इंटू 0 पुट कर देता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर 0 आता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, 0 होती है, और जबकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो फिर मैं बात कर रहा हूं इसकी मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में किसी एक पॉइंट पर। वो पॉइंट ये वाला भी हो सकता है। तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम सिंपल x कहते हैं। तो जो हमने ऊपर रिलेशन फाइंड किया है इसमें x नॉट को रिप्लेस कर देंगे हम सिंपल x के साथ, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आ जाती है। अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ v से मुराद है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ मास ऑसिलेट कर रहा है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने उस वक्त कैलकुलेट किया था जब हम सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करवा रहे थे। अब यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू वो पुट करेंगे जिस केस को हम स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू k/m है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था, तो वेलोसिटी का ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है। यही वेलोसिटी का रिलेशन हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें 1/2 m एज इट इज रहेगा। v की जगह पे हम ये पूरे का पूरा रिलेशन जो होगा वो पुट कर देंगे, और क्योंकि v का स्क्वायर भी है तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर भी लिखना है। इससे आगे कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। तो यूं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ यूं होगा, यानी कि ये 2 इस x नॉट के ऊपर आ जाएगा तो ये x नॉट स्क्वायर बन जाएगा, जबकि बाकी जो पूरा फैक्टर है उसके ऊपर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। यूं हमारे पास ये नेक्स्ट रिलेशन यूं बनता है। अगर हम देखें तो यहाँ से ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस या काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ये इस चीज को शो कर रहा है कि हम एनी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम इसकी वैल्यू को पुट करके आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहां पर होगी, मेन पोजीशन के ऊपर होती है। अब मेन पोजीशन के ऊपर अगर मैं देखूं तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। अच्छा, मैं अगर सिर्फ अभी मुझे फर्ज करे नहीं पता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, तो मैं सिर्फ इसको मेन पोजीशन के ऊपर चेक कर लेता हूं। तो मेन पोजीशन के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करूँ इस जगह पर, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा। तो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मेन पोजीशन के ऊपर होती है। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फाइंड करना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट x नॉट के इक्वल होता है। तो अगर इसी रिलेशन के अंदर मैं यहाँ पर नॉट लिख देता हूँ और ऊपर और नीचे टर्म एक जैसी कैंसिल होकर यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यूं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आएगा
वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। वजह क्या होती है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में वेलोसिटी की वजह से होती है, इस वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर होती है। इस बात को भी हमने प्रूव कर लिया। तो हमने देख लिया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इन्हीं दोनों एनर्जी के एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे इसकी टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के लिए मैंने बताया कि हम पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट का सम लेंगे। अब ये दोनों रिलेशन हमने पहले से फाइंड कर रखे हैं, उनकी वैल्यूज को मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस पॉइंट से इस पर प्लस से पहले तक ये काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू है और इस प्लस के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू है। अगर हम देखें तो ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप कुछ यूं बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज रह जाएगा और आगे इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये फैक्टर साथ लिखा जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ यूं बनता है। इसमें से ये वाला फैक्टर माइनस का और ये प्लस का क्योंकि सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड करूं तो अगेन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आया है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर आया वो टोटल एनर्जी के आंसर के इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इस बात को हमने प्रूव तो कर लिया कि सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस बात को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ये ग्राफ दोनों को अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इनको स्टडी कर लेते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं। असल में यहाँ पर ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको लाइन नजर आ रही है ये इसकी मीन पोजीशन है, जबकि राइट साइड पर ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको पॉजिटिव एक्स नॉट और नेगेटिव एक्स नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन पर देखें, ये जो आपको रेड वाला ग्राफ नजर आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है और ये जो दूसरा डॉटेड फॉर्म में नजर आ रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर इस पोजीशन पर देखें, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें तो यहां पर ये वैल्यू आपके पास जीरो है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसकी वैल्यू आपको ऊपर यहां बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वैसे वैसे कौन सी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यहां पर मेन पोजीशन के ऊपर जब आएगा तो मेन पोजीशन के ऊपर देखें सी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यूं ही ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो उस वक्त यहां पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी के बरक्स अगर आप उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करें तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यूं ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर जब वो अपनी इस मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने लगेगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज करेगी। तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यही पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि जिस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है वहां पर यही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। जब आप इसके मेन पोजीशन पर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कि मेन पोजीशन के ऊपर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होती है। और यहां पर अगर आप देखें दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो यूं हम एक दूसरे के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।